नमस्कार प्रिय बंधुओं, पीसी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है दोस्तों। ये अपनी हिंदी व्याकरण की दोस्तों चौथी क्लास है। आज पिछली क्लास में अपन भाषा के विकास क्रम के बारे में अध्ययन कर रहे थे विद्यार्थियों। भाषा के विकास क्रम के बारे में अपने जो भाषा का ऐतिहासिक दृष्टि से जो विकास क्रम होता है, ऐतिहासिक दृष्टि से विकास क्रम होता है कि संस्कृत भाषा है उसके प्राचीन काल में दो रूपों में प्रचलित थी, वो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। फिर लौकिक संस्कृत से पाली भाषा का विकास हुआ, पाली से प्राकृत भाषा आई और प्राकृत के बाद में अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ और अपभ्रंश भाषा के बाद में शौरसेनी अपभ्रंश का विकास हुआ और शौरसेनी से हिंदी भाषा का विकास हुआ। ये अपने पिछले वाले चैप्टर में अध्ययन किया है। इन बातों का अपन ने पीछे के चैप्टर में अध्ययन किया दोस्तों। तो अब जो आता है कि अगर भाषा का अपन भौगोलिक दृष्टि से अध्ययन करेंगे। अब क्या करेंगे? भाषा का भौगोलिक दृष्टि से अध्ययन। पीछे का जो अध्ययन था वो ऐतिहासिक दृष्टि से था। इतिहास भाषा का जन्म वो संस्कृत के हुआ, तमाम भारतीय भाषाओं का जन्म वो संस्कृत से हुआ। संस्कृत भाषा है वो जनक जननी भाषा मानी गई है। अब भाषा का भौगोलिक दृष्टि से अध्ययन कर रहे हैं अपन। भाषा का भौगोलिक दृष्टि से अध्ययन। भाषा का भौगोलिक भाषा का भौगोलिक दृष्टि से अध्ययन। भाषा का भौगोलिक दृष्टि से अध्ययन। विद्यार्थियों, पिछली क्लास में अपन ने भाषा का ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन किया था। भाषा का ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन किया था। अब जो क्लास है अपनी भाषा का भौगोलिक दृष्टि से अध्ययन, मतलब हिंदी भाषा है वो भारत के उत्तर एवं पश्चिम के लगभग 10 प्रांतों में बोली जाती है। हिंदी भाषा कहाँ? उत्तर भारत एवं मध्य भारत, उत्तर भारत एवं मध्य भारत के लगभग कितने प्रांतों में बोली जाती है दोस्तों? लगभग 10 प्रांतों में ये भाषा बोली, 10 प्रांतों में हिंदी भाषा लगभग 10 प्रांतों में बोली जाती है। ये उत्तर भारत एवं मध्य भारत के लगभग 10 प्रांतों में हिंदी भाषा बोली जाती है विद्यार्थियों। कहाँ पर? उत्तर भारत एवं मध्य प्रांत के लगभग 10 राज्यों में या 10 प्रांतों में हिंदी भाषा बोली जाती है। वो कौन कौन से हैं 10 प्रांत? वो कौन कौन से हैं दोस्तों 10 प्रांत? उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो ये 10 प्रांत हैं, दोस्तों, वो हैं दोस्तों, ये देखो, नंबर 1 पर आता है राजस्थान। नंबर 1 पर क्या आएगा? राजस्थान। नंबर दो है दोस्तों उत्तर प्रदेश। नंबर 3 मध्य प्रदेश। नंबर 4 दिल्ली। नंबर 4 है दिल्ली। नंबर 5 हरियाणा। नंबर 5वां राज्य कौन सा है दोस्तों? हरियाणा। नंबर 5 पर आता है हरियाणा। नंबर 6 पर है बिहार। नंबर 6 कौन सा है दोस्तों? बिहार। नंबर 7 छत्तीसगढ़। नंबर 7 पर है छत्तीसगढ़। कौन सा है नंबर 7 पर? छत्तीसगढ़। नंबर 8 पर झारखंड। नंबर 8 पर झारखंड। नंबर 9 पर है हिमाचल प्रदेश। नंबर 9 पर है हिमाचल प्रदेश। और नंबर 10 पर है उत्तराखंड। उत्तराखंड को प्राचीन काल में उत्तरांचल भी कहा जाता था। उत्तराखंड को प्राचीन काल में उत्तरांचल के नाम से भी जाना जाता था।
तो दोस्तों अपन हिंदी भाषा का है भौगोलिक दृष्टि से अध्ययन करें, हिंदी भाषा का क्या करें, भौगोलिक दृष्टि से अध्ययन करें, तो हिंदी भाषा है वो उत्तर भारत एवं मध्य भारत के लगभग 10 प्रांतों में बोली जाती है। ये कितने, लगभग 10 प्रांतों में ये भाषा बोली जाती है। वो 10 प्रांत कौन कौन से हैं दोस्तों? 10 प्रांत कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर राजस्थान, राजस्थान अपने राज्य में ये बोली जाती है। फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली। कौन कौन से? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली। इनकी सीमाएं अपने राजस्थान राज्य के लग रही हैं। हरियाणा, हरियाणा की सीमा भी अपने राजस्थान के लगती है दोस्तों। तो अपने जो सीमावर्ती जो राज्य हैं उनमें हिंदी बोली जाती है, पंजाब में नहीं बोली जाती हिंदी। सीमा अपने राजस्थान के पंजाब के भी लगती है, लेकिन पंजाब में हिंदी नहीं बोली जाती। ये बात ध्यान रखना दोस्तों आप, पंजाब में हिंदी नहीं बोली जाती है। और जो सीमावर्ती राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है उसमें हिंदी, मध्य प्रदेश उसमें हिंदी बोली जाती है, हरियाणा में हिंदी बोली जाती है, दिल्ली में हिंदी बोली जाती है। फिर आती है बिहार, बिहार में हिंदी बोली जाती है। छत्तीसगढ़ और झारखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों राज्यों में हिंदी बोली जाती है। फिर आता है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में हिंदी बोली जाती है। और फिर लास्ट में 10वां राज्य वह उत्तराखंड, वह उत्तराखंड। तो इन जिन 10 राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है, इन्हें हिंदी पट्टी या हिंदी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या, हिंदी पट्टी या हिंदी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था दोस्तों अपना भौगोलिक दृष्टि से अध्ययन। हिंदी भाषा का भौगोलिक दृष्टि से जो अध्ययन था वो 10 प्रांतों में हिंदी भाषा है वो अपने देश के 10 प्रांतों में बोली जाती है। और ये जो 10 राज्य हैं दोस्तों, जो 10 राज्य हैं हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र के, जहाँ पर अधिकांश लोग हैं वो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये जो 10 राज्य हैं दोस्तों, मैंने आपको आराम से उदाहरण देकर के बता दें कि कौन कौन से राज्य हैं। प्रश्न आ जाए कि किस राज्य में हिंदी भाषा नहीं बोली जाती है, निम्न में से किस राज्य में हिंदी भाषा नहीं बोली जाती है। तो ये 10 राज्य हैं ना दोस्तों, इनके नाम आपको याद रखने हैं। इनके अलावा हिंदी भाषा है वो अन्य राज्यों में कम बोली जाती है, इनमें ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इन राज्यों में संपूर्ण क्षेत्र में हिंदी भाषा बोली जाती है। तो ये 10 राज्य हैं दोस्तों। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर अपने रजिस्टर में उतारना चाहते हैं तो रजिस्टर में भी उतार लीजिए। ये उत्तर भारत एवं मध्य भारत के जो 10 राज्य हैं दोस्तों, उत्तर भारत एवं मध्य भारत में ये 10 राज्य हैं जिनमें हिंदी भाषा बोली जाती है दोस्तों। अब जो अगला अपना टॉपिक है वह है दोस्तों हिंदी भाषा का संवैधानिक दृष्टि से अध्ययन। हिंदी भाषा का संवैधानिक दृष्टि से अध्ययन। हिंदी भाषा का विकास क्रम पढ़ रहे हैं अपन हिंदी भाषा का विकास क्रम। सबसे पहले मैंने ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया था अपने, मतलब संस्कृत को 2 भागों में बांटा था वहाँ पर, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। फिर लौकिक संस्कृत से पाली भाषा का विकास हुआ, फिर प्राकृत का आया विकास हुआ, फिर अपभ्रंश भाषा का, फिर शौरसेनी भाषा का, फिर हिंदी भाषा का विकास हुआ। वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया था आपने, उस क्लास में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया था। अब भौगोलिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया अपने 10 राज्य हैं जिनमें हिंदी भाषा बोली जाती है। और अब अध्ययन करें हिंदी भाषा का संवैधानिक दृष्टि से अध्ययन। हिंदी भाषा का संवैधानिक हिंदी भाषा का संवैधानिक दृष्टि से अध्ययन। हिंदी भाषा का संवैधानिक दृष्टि से अध्ययन। संवैधानिक है तो या राजनीतिक दृष्टि से दोस्तों एक ही बात है, संवैधानिक बोल दो या राजनीतिक दृष्टि से। मतलब संविधान में हिंदी भाषा को कहाँ स्थान दिया गया है, भारत के संविधान में हिंदी भाषा को स्थान कहाँ दिया गया है, संविधान में इसकी स्थिति कैसी है, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। या राजनीतिक दृष्टि से देखो दोस्तों 2 शब्द होते हैं, एक तो राजनीतिक होता है, एक तो क्या है राजनीतिक। अपन ज़्यादा इसी शब्द का प्रयोग करते हैं, इसी शब्द का उच्चारण करते हैं। एक होता है राजनीतिक, राजनीतिक तो शुद्ध है वो दोस्तों राजनीतिक होता है, राजनीतिक नहीं होता। शुद्ध क्या है, राजनीतिक होता है। राजनीतिक शब्द है,
राजनीतिक वो शुद्ध नहीं है, हिंदी भाषा की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, शुद्ध है राजनीतिक। अब दोस्तों संवैधानिक दृष्टि से अगर अपन अध्ययन करें तो सबसे पहले देखेंगे कि हिंदी भाषा है वो अपने हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनमें हिंदी भी एक भाषा है। 8वीं अनुसूची, 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों। अपने संविधान में कितनी अनुसूची हैं? 12 अनुसूची में 8वीं अनुसूची है ना, उस 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषा। 8वीं अनुसूची में दोस्तों कितनी भाषाएं? 22 भाषा। और उस 22 भाषा में हिंदी भी एक क्या है? भाषा है। उसमें हिंदी को भी संविधान में 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। 8वीं अनुसूची में हिंदी को भी शामिल किया गया है। जो 22 भाषाएं उनमें हिंदी भी एक है। 8वीं अनुसूची में ये 22 भाषाएं। अब देखो दोस्तों राजभाषा, बात आती है राजभाषा की, राष्ट्रभाषा की। राजभाषा और राष्ट्रभाषा दो जो शब्द हैं ये अलग अलग हैं इनके। राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों शब्दों की अलग अलग परिभाषा है और दोनों शब्दों का अलग अलग महत्व है। ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, ये गलत है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी का प्रयोग है वो राजभाषा के अंतर्गत होता है। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। ये बात दिमाग से निकाल दो आप। तो इसको संविधान में जो राजभाषा है इसको संविधान के अंदर भाग 17 में इसका उल्लेख है। संविधान में इसका कहाँ उल्लेख है? भाग 17 में। संविधान में भाग 17 वो राजभाषा के नाम से उल्लेखित है। संविधान में भाग जो 17 है और उसमें भाग 17 के जो अनुच्छेद हैं, भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक के जो अनुच्छेद हैं वो राजभाषा से संबंधित हैं। नेट की एग्जाम में भी ये पूछा भी गया है। नेट की एग्जाम में, यूजीसी नेट की एग्जाम में पूछा गया कि हिंदी भाषा से संबंधित अनुच्छेद हैं, हिंदी भाषा से संबंधित अनुच्छेद हैं, तो वो 343 से लेकर 351 तक हैं दोस्तों। तो अपने संविधान में जो 12 अनुसूची हैं उनमें 8वीं जो अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं हैं। उन 22 भाषाओं में हिंदी को भी स्थान प्राप्त है। अब फिर बात आती है भाग, संविधान का भाग 17 है वो राजभाषा के नाम से उल्लेखित है। उस राजभाषा के अंदर जो अनुच्छेद हैं, भाग 17 में अनुच्छेद हैं 343 से लेकर 351 तक। ये 4 भागों में है। जो भाग है ना इसके अध्याय कितने हैं? 4 अध्याय इसके भाग 17 के कितने अध्याय हैं दोस्तों? 4 अध्याय हैं ये। भाग 17 4 अध्यायों में विभक्त है और जो अनुच्छेद हैं वो 343 से लेकर के 351 तक हैं। तो हिंदी को संविधान में क्या स्थान दिया गया है? राजभाषा का स्थान दिया गया दोस्तों। अब अगर अपन हिंदी का संवैधानिक दृष्टि से दोस्तों अध्ययन कर रहे हैं तो कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं वो हमारे ध्यान में आते हैं कई बार निकल करके, कि बोली किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, मातृभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा किसे कहते हैं। इनसे संबंधित भी प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों आए अपन अध्ययन करते हैं। अब इन छोटे जो टॉपिक है इनका जैसे पहले है बोली। बोली किसे कहते हैं। नंबर 2 है भाषा। नंबर 2 पर क्या है? भाषा। बोली और भाषा में क्या अंतर होता है ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों अच्छी तरह। मातृभाषा किसे कहते हैं? मातृभाषा किसे कहते हैं। फिर नंबर 4 पर है राजभाषा। राजभाषा किसे कहते हैं, क्या परिभाषा है इसकी। और फिर नंबर 5 पर आता है राष्ट्रभाषा। नंबर 5 पर क्या आया दोस्तों? राष्ट्रभाषा। पहले नंबर पर आती है बोली दोस्तों। पहले नंबर पर किसका अध्ययन करेंगे अपन? बोली। इन बोली और भाषा को अपन क्षेत्र से, इनका क्षेत्र की दृष्टि से इसमें अंतर होता है। किसकी दृष्टि से? क्षेत्र की दृष्टि से इन दोनों में अंतर है, वो क्षेत्र को लेकर के होता है। इन दोनों का अंतर है वो दोस्तों क्षेत्र को लेकर के होता है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है। निश्चित भूभाग या निश्चित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। निश्चित क्षेत्र
में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। निश्चित भूभाग या निश्चित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? बोली। इसका क्षेत्र क्या होता है दोस्तों? सीमित होता है। इसका क्षेत्र क्या होता है दोस्तों? सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। ये सीमित क्षेत्र में। इसका क्षेत्र क्या है दोस्तों? ये विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। ये क्षेत्र को लेकर के इनमें अंतर होता है। क्षेत्र को लेकर के इन दोनों भाषाओं में अंतर होता है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है दोस्तों। बोली का क्षेत्र वो क्या? सीमित है। ये बोली है, मतलब इतने क्षेत्र में बोली जाती है। फिर भाषा की बात आती है तो भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा क्या? विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। बोली की परिभाषा क्या है दोस्तों? एक निश्चित भूभाग में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती। एक निश्चित भूभाग में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली में साहित्यिक रचना नहीं होती है। बोली में साहित्यिक रचना नहीं होती है। साहित्यिक रचना नहीं होती है बोली में। यह भी बात ध्यान रख लो। बोली में क्या नहीं होती? साहित्यिक रचना नहीं होती है। भाषा में साहित्यिक रचना होती है। बोली में साहित्यिक रचना नहीं होती है। बोली में साहित्यिक रचना नहीं होती है। बोली में साहित्यिक रचना नहीं होती है। निश्चित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली में साहित्यिक रचना नहीं होती है। विस्तृत भाषा की परिभाषा देखो। विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को भाषा कहते हैं। विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा भाषा कहलाती है। भाषा में साहित्यिक रचनाएं होती हैं। भाषा में क्या होता है दोस्तों? साहित्यिक रचनाएं होती हैं। बोली में साहित्यिक रचनाएं नहीं होती। तो बोली का क्षेत्र सीमित होता है। बोली का क्षेत्र वो सीमित होता है, भाषा का क्षेत्र वो विस्तृत होता है। दोनों में क्षेत्र को लेकर के अंतर होता है। दोनों में क्षेत्र को लेकर के हम अंतर कर सकते हैं। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। निश्चित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को भाषा कहते हैं। अब बात आती है दोस्तों मातृभाषा की। अब बात किसकी आती है? मातृभाषा की। माँ के मुख से सुनी जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। माँ के मुख से सुनी जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। किसके मुख से? माँ के मुख से सुनी जाने वाली भाषा। और इस भाषा का विकास कहाँ से होता है दोस्तों? परिवार और समाज से। इस भाषा का विकास कहाँ से होता है? परिवार और समाज से। मातृभाषा सबसे पहले अपन माता के मुख से सुनते हैं, फिर पिताजी है, भाई बहन है, दादा दादी है, उनके मुख से सुन करके इस भाषा का विकास सबसे पहले परिवार में होता है। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है, वो समाज के नज़दीक आता है, समाज के संपर्क में आता है, तो उसका विकास समाज में होता है। उसकी भाषा का विकास भी समाज में होता है। अगर सभ्य समाज के संपर्क में आएगा तो सभ्य शब्दों का विकास होगा और उसके शब्दकोश में भी वृद्धि होगी। अगर बच्चा सभ्य समाज के संपर्क में आता है तो सभ्य शब्दों का विकास होगा उसकी, और उसके शब्दकोश में भी वृद्धि होगी। तो मातृभाषा मतलब माँ के मुख से सुनी जाने वाली भाषा को मातृभाषा कहते हैं। अब दोस्तों बात आती है राजभाषा और राष्ट्रभाषा की। राजभाषा की परिभाषा संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा कहलाती है। संविधान द्वारा स्वीकृत, संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा, सरकारी कामकाज, संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है संविधान। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ शासन प्रशासन की भाषा। शाब्दिक अर्थ क्या हुआ इसका? शाब्दिक अर्थ राजभाषा का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है शासन प्रशासन की भाषा। शासन व प्रशासन की भाषा। शाब्दिक अर्थ होता है शासन व प्रशासन की भाषा। अब सरकारी कामकाज, सरकारी कामकाज से क्या मतलब होगा दोस्तों?
ये कार्यालयों की, सरकारी कार्यालयों की भाषा होगी, सरकारी कार्यालयों की भाषा होगी। ये विधानमंडल की ये भाषा होगी, विधानमंडल में इसका प्रयोग होगा। संसद हो चाहे विधानसभा, दोनों, राज्यसभा हो, राष्ट्रपति भवन हो, और न्यायपालिका, और किसकी होगी, न्यायपालिका की भी, ये न्यायपालिका की होगी। सरकारी कामकाज का मतलब ये है कि सरकारी कार्यालयों की, सरकारी कार्यालयों में इस भाषा का प्रयोग होगा, विधानमंडल में इसका प्रयोग होगा, संसद हो, राष्ट्रपति भवन हो, विधानसभा हो, राज्यसभा हो, वहां इसका प्रयोग होगा, और न्यायालयों में इस भाषा का प्रयोग होगा। तो राजभाषा की परिभाषा क्या है, संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। परिभाषा अच्छी तरह देख लो दोस्तों, संविधान द्वारा स्वीकृत मतलब राजभाषा को संविधान में उल्लेख है, राजभाषा का संविधान में उल्लेख है, राष्ट्रभाषा का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। तो संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा है वो राजभाषा कहलाते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है शासन प्रशासन की भाषा। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा वो हिंदी स्वीकृत की है। संविधान सभा ने, किसने, संविधान सभा ने, संविधान सभा ने कब दोस्तों, 14 सितंबर 1949 को, 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा घोषित किया है, को हिंदी को राजभाषा घोषित किया है, हिंदी को राजभाषा घोषित, हिंदी को राजभाषा घोषित किया है, हिंदी को क्या घोषित किया है, राजभाषा, संविधान सभा ने। हिंदी को राजभाषा घोषित किया है। कब किया है, 14 सितंबर को। इसलिए 14 सितंबर क्या माना जाता है, प्रतिवर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में भी माना जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है हिंदी दिवस, 14 सितंबर को। संविधान सभा ने दोस्तों 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। कब दिया था, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसी कारण प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये रेलवे की एग्जाम में भी आ चुका है और यूजीसी नेट की एग्जाम में भी पूछा गया इसको। रेलवे की एग्जाम और यूजीसी नेट में के हिंदी दिवस, और पटवार की एग्जाम में भी आया था। ये पटवार की एग्जाम में भी आया हुआ है पहले कि हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, 14 सितंबर को। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया, तो वो 14 सितंबर 1949 होगा दोस्तों। ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि हिंदी को राजभाषा घोषित किसने किया, हिंदी को राजभाषा घोषित किसने किया, मतलब संसद ने किया, राष्ट्रपति ने, संविधान सभा ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर, एक नंबर का उत्तर होगा आपका कि संसद। प्रश्न हो कि हिंदी को राजभाषा घोषित किसने किया, संसद ने, राष्ट्रपति ने, संविधान सभा ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वहां उत्तर क्या होगा, संविधान सभा। हिंदी को राजभाषा घोषित करने के लिए दोस्तों संविधान सभा का गठन किया गया था। किसका, संविधान सभा का गठन किया गया था हिंदी को राजभाषा घोषित करने के लिए। हिंदी को राजभाषा घोषित करने के लिए संविधान, वहां पर क्या, संविधान सभा का गठन किया जाता। तो हिंदी दिवस दोस्तों, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस, बोलो, पीछे बताया मैंने आपको हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, बताओ हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब दोस्तों जो अपना अनुच्छेद 17 के अंदर राजभाषा से संबंधित है, उसमें 343, उसमें अनुच्छेद 343(1), अनुच्छेद 343 जो 1 है, उसमें क्या लिखा गया है, उसमें क्या लिखा है कि
हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा होगा। हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा होगा एवं लिपि देवनागरी होगी। आगे आपके समझ में अनुच्छेद जो 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित है, उसमें अनुच्छेद 343(1) अध्याय 1 में अनुच्छेद 343(1) है ना, उसमें ये स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। दोस्तों, हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा होगा। हिंदी को संघ की राजभाषा, संघ का अर्थ होता है भारत देश, संघ का अर्थ होगा भारत देश। हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा होगा एवं लिपि देवनागरी को। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है दोस्तों? देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि, ये क्वेश्चन भी रेलवे के एग्जाम में पूछा गया। हिंदी भाषा की लिपि है, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है दोस्तों? देवनागरी लिपि है हिंदी भाषा की। हाँ, प्राचीन काल में भारत में 2 लिपियां प्रचलित में थी, खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि। प्राचीन काल में कौन सी थी? खरोष्टी लिपि। भारत में प्राचीन काल में 2 लिपियां प्रचलित में थी। कौन सी थी दोस्तों? खरोष्टी, एक का नाम है खरोष्टी, लिपि, और दूसरी थी ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि से क्या हुआ दोस्तों? गुप्त लिपि का विकास हुआ। ब्राह्मी लिपि से दोस्तों किसका हुआ? गुप्त लिपि का विकास हुआ। और गुप्त लिपि से दोस्तों किसका विकास हुआ? कुटिल लिपि का विकास हुआ, कुटिल का। और कुटिल से किसका विकास हुआ दोस्तों? देवनागरी लिपि का। कुटिल से दोस्तों किसका विकास हुआ? देवनागरी लिपि का। तो प्राचीन काल में भारत में 2 लिपियां प्रचलित थी। प्राचीन काल में शिलालेख और जो सिक्के थे ना, अपने भारत में प्राचीन काल में शिलालेख एवं सिक्कों पर 2 लिपियां प्रचलन में थी। एक तो थी खरोष्टी लिपि और दूसरी थी ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि का आगे जो विकास हुआ वो गुप्त लिपि हुआ। ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि निकली और गुप्त से कुटिल लिपि निकली और कुटिल से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। तो इस प्रकार ये जो देवनागरी लिपि है वो निकली है। और देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग है वो गुजरात के नरेश जे भट्ट के शिलालेख में मिलता है। गुजरात के नरेश थे कौन? जे भट्ट। देवनागरी लिपि का सबसे पहला जो उल्लेख है वो गुजरात के नरेश थे। कहाँ के थे? गुजरात नरेश जे भट्ट के शिलालेख में मिलता है इसका। गुजरात के नरेश थे ये, गुजरात के राजा, क्या नाम था? जे भट्ट। इनका समय क्या था? 700 से 8वीं ईस्वी, 700 से 8वीं ईस्वी के समय इसका समय जे भट्ट का। तो गुजरात के नरेश थे जे भट्ट। इनके शिलालेख में सबसे पहले देवनागरी लिपि का उल्लेख मिलता है। तो देवनागरी लिपि का अगर आपको विकास पूछे तो कुटिल लिपि, कुटिल अगर ऑप्शन में नहीं हो तो गुप्त लिपि होगा, गुप्त लिपि भी अगर ऑप्शन में तो ब्राह्मी होगा। सबसे पहले अपन सबसे नजदीक वाली लिपि को ऑप्शन में रख करके चलेंगे। सबसे नजदीक वाली लिपि को ऑप्शन में रख करके दोस्तों चलेंगे अपन। तो ये हुआ दोस्तों राजभाषा से संबंधित। मतलब 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। शासन व प्रशासन की भाषा इसका शाब्दिक अर्थ होता है। संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। अब देखो अनुच्छेद 343(1) में ये संविधान को संघ की राजभाषा का दर्जा होगा एवं लिपि देवनागरी होगी। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाएगा दोस्तों। हिंदी भारत के 10 प्रांतों में बोली जाती है, जो मैंने पिछले चैप्टर में आपको समझाया है। और ये इसकी लिपि देवनागरी होगी। अब बात दोस्तों आती है राजभाषा नहीं राष्ट्रभाषा की, जो अपना 5वां पॉइंट था। शायद अपना कौन सा पॉइंट था? 5वां पॉइंट, राष्ट्रभाषा। अपना 5वां पॉइंट था
राष्ट्रभाषा। पांचवा पॉइंट था राष्ट्रभाषा। अब देखो राष्ट्रभाषा की परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं? परिभाषा। किसी देश के अधिकांश लोगों द्वारा किसी देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा। किसी देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। बोले जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। कौन सी भाषा कहलाती है दोस्तों? राष्ट्रभाषा कहलाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि देश के लोगों को अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करना होता है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। देश के व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। किसी भी देश के अधिकांश लोगों द्वारा व्यक्त, मतलब अधिकांश प्राय संपूर्ण राष्ट्र में जो भाषा बोली जा रही है वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। जिस भाषा का क्षेत्र संपूर्ण राष्ट्र में हो, संपूर्ण राष्ट्र में वो विचारों को आदान प्रदान करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए संपूर्ण देश में लोग हैं, वो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो राष्ट्रभाषा कहलाती है, राजभाषा नहीं कहलाती है। राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा है। दूसरा अंतर यह है कि इसको संविधान में कहीं भी उल्लेखित नहीं है। राष्ट्रभाषा का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है दोस्तों। राजभाषा का संविधान में उल्लेख है। राजभाषा का संविधान में उल्लेख है। राजभाषा मानक भाषा होती है, उसके शब्दों के साथ छेड़खानी नहीं की जा सकती। राजभाषा मानक भाषा होती है, उसके शब्दों के साथ हम छेड़खानी नहीं कर सकते। राष्ट्रभाषा है, इसके शब्द बदलते रहते हैं। राष्ट्रभाषा के शब्द बदलते रहते हैं। मैंने पहले बताया था ना, भाषा के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे, तो भाषा की जो विशेषता बताई थी कि भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता है। तो ये राष्ट्रभाषा है, वो इसका स्वरूप बदलता रहता है। इसका स्वरूप है वो बदलता रहता है। भाषा परिवर्तनशील है, जबकि राजभाषा है वो परिवर्तनशील नहीं है, उसके शब्दों के साथ छेड़खानी नहीं की जा सकती। राजभाषा को मानक भाषा का दर्जा प्राप्त है। तो ये हो गई दोस्तों आज के अपने राष्ट्रभाषा के बारे में बताया मैंने, राजभाषा, मातृभाषा, भाषा और बोली के बारे में। अब जो क्वेश्चन आते हैं कई बार परीक्षा में, देखो वो किस प्रकार से आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, देखो क्वेश्चन है वो परीक्षा में कैसे आता है। देखो पहले किस प्रकार से आ चुके हैं। हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ। हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ। हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ। उत्तर देखो, शौर सैनी। हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ। शौर सैनी अपभ्रंश। नंबर 4 शौर सैनी अपभ्रंश। क्वेश्चन है कि हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ। संस्कृत, पाली, अपभ्रंश और शौर सैनी अपभ्रंश। ये 4 उत्तर हो आपके सामने। ये अगर आपके सामने 4 उत्तर तो आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों। आपका क्या उत्तर होगा। ये सामने आपके 4 उत्तर हैं।
प्रश्न है हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ? हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ? और ये उत्तर है संस्कृत है, पाली है, अपभ्रंश है और शौरसेनी अपभ्रंश है। बताओ आप कमेंट बॉक्स में कि आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों। अच्छी तरह अब मैंने आपको पढ़ाया है हिंदी का। जब अपन विकास क्रम पढ़ रहे थे, जब ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उसका अध्ययन किया था कि संस्कृत भाषा थी प्राचीन काल में, उसके दो रूप निकले, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत का फिर आगे विकास हुआ, तब निकली पाली भाषा। और पाली भाषा के रूप, शब्दों का रूप जब बिगड़ा, पाली भाषा के शब्दों का रूप जब बिगड़ा, उनमें परिवर्तन हुआ, तो प्राकृत भाषा का विकास हुआ। प्राकृत भाषा के रूप जब बिगड़े, जब उसमें नए शब्द आए प्राकृत भाषा में, तब कौन सी भाषा हुई? निकली अपभ्रंश। फिर अपभ्रंश भाषा के कई रूप प्रचलन में आ गए थे। शौरसेनी अपभ्रंश है, अर्धमागधी अपभ्रंश है, बाचड़ अपभ्रंश है। तो फिर अपभ्रंश भाषा से निकली कौन सी? शौरसेनी अपभ्रंश निकली। और शौरसेनी अपभ्रंश है, उससे हिंदी भाषा का विकास हुआ था। शौरसेनी अपभ्रंश से, उससे शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ। तो दोस्तों जो सबसे नजदीक जो भाषा होती है ना, वो उत्तर होगा उसका। जो सबसे नजदीक, तो हिंदी के सबसे नजदीक कौन थी? शौरसेनी थी। हिंदी के सबसे नजदीक कौन सी भाषा थी? शौरसेनी भाषा थी दोस्तों। इसलिए इसका उत्तर शौरसेनी अपभ्रंश होगा, संस्कृत नहीं होगा। आप सोच रहे हो कि सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है, और इसीलिए सभी भाषाएं वो संस्कृत से निकली हैं। ये बात तो आपकी सही है कि सभी भाषाएं संस्कृत से निकली हैं, लेकिन जो सबसे नजदीक है हिंदी के, वो शौरसेनी अपभ्रंश है। इसलिए यहाँ उत्तर शौरसेनी अपभ्रंश होगा। अब अगर प्रश्न ऐसे आ जाए, अब अगर क्वेश्चन को अगर वो उत्तर चेंज कर दे, मान लो वो उत्तर, आप उत्तर अब वो चेंज करें, अब वो उत्तर अगर चेंज करें, अगला क्वेश्चन यही हो और उत्तर चेंज करें, अगर ऐसे दें आपको क्वेश्चन, अगर इस प्रकार से हिंदी का विकास किस भाषा से, हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ? ये चार उत्तरों संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और पाली। अगर आपके सामने ये चार उत्तर आ जाएं, क्वेश्चन वो का वही रहे, हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ? संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश एवं पाली। तब क्या उत्तर होगा दोस्तों आपका? तब उत्तर क्या होगा दोस्तों? तब आपका उत्तर अपभ्रंश होगा। तब आपका उत्तर अपभ्रंश, क्योंकि हिंदी के नज़दीक, इन भाषाओं में हिंदी के जो सबसे नज़दीक है वो अपभ्रंश ही है, वो अपभ्रंश है। क्योंकि मैंने शौरसेनी शब्द है वो हटा दिया है, शौरसेनी शब्द हटा दिया। अब जो नज़दीक है वो अपभ्रंश है। अगर अपभ्रंश भी उत्तर में नहीं हो, अगर अपभ्रंश भी उत्तर में नहीं हो, तो कौन सा होगा? तो उत्तर प्राकृत होगा दोस्तों। तब उत्तर कौन सा होगा? प्राकृत होगा। अगर प्राकृत ऑप्शन में नहीं है तो पाली हो जाएगा, और पाली नहीं है तो फिर संस्कृत होगा दोस्तों। ऐसे होगा वो। सबसे पहले नज़दीकी जो भाषा है, हिंदी के जो नज़दीकी जो भाषा है ना, वो ही उत्तर होगा उसका, वो ही उसका उत्तर होगा दोस्तों। तो हिंदी का जो विकास है वो कैसे हुआ दोस्तों? अपभ्रंश भाषा में हुआ इसका। और अब जो अपना पीछे वाला जो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन है वो दोस्तों इस तरह था कि हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ? वो उत्तर दोस्तों ऐसे था। तो वहाँ पर उत्तर शौरसेनी अपभ्रंश था दोस्तों। वहाँ पर क्या था दोस्तों? शौरसेनी अपभ्रंश था। अब जो आगे जो क्वेश्चन वो इस तरह से परीक्षा में आते हैं। तो पहले मैंने बताया था कि एलडीसी के पेपर में जो क्वेश्चन आया था भाषा से संबंधित, कि अगर एक सड़क चौराहे पर खड़ा ट्रैफिक पुलिस कर्मी साधनों को रुकने एवं चलने का इशारा कर रहा है, वो कौन सी भाषा का उदाहरण है? तो वो कौन सी भाषा का होगा? सांकेतिक भाषा का उदाहरण होगा। एसआई के एग्जाम में क्वेश्चन आया था दोस्तों। किसमें? एसआई के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। क्या क्वेश्चन आया था एसआई, आरपीसी एसआई की एग्जाम में? कि एसआई पुलिस इंस्पेक्टर के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि दो व्यक्ति
हाँ, एलडीसी में, आरपीसी एलडीसी में था ये, आरपीसी एलडीसी के अंदर आया था ये। क्या था? दो व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। किस भाषा का उदाहरण है? किस भाषा का उदाहरण है? किस भाषा का उदाहरण है? दो व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, ये किस भाषा का उदाहरण है दोस्तों? ऑप्शन में थे मौखिक, लिखित, सांकेतिक और कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा उत्तर होगा दोस्तों? दो व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष का अर्थ था आमने सामने, फेस टू फेस। दो व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। कौन सी भाषा का उदाहरण है? कौन सी का है? आपको मौखिक का उत्तर होगा, लिखित होगा, सांकेतिक होगा या कोई नहीं? कौन सी का दोस्तों? अच्छी तरह पढ़ाया, आपको उदाहरण भी दिया मैंने। तो प्रत्यक्ष रूप से अगर विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, उच्चारित हो रहे हैं, उनके वर्ण है वो प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने, तो वो कौन सी भाषा होगी दोस्तों? मौखिक भाषा हो गई। वो कौन सी होगी? मौखिक भाषा। वो कौन सी भाषा होगी? और जो एसआई के अंदर जो क्वेश्चन आया था ना, वो दोस्तों सड़क चौराहे पर खड़े ट्रैफिक पुलिसकर्मी द्वारा वाहनों को रोकने एवं चलने का संकेत करना कौन सी भाषा का उदाहरण है? वो आया था एसआई के अंदर। ये क्वेश्चन आया था दोस्तों एसआई में। आर पीएससी एसआई के अंदर ये आया था क्या? सड़क चौराहे पर खड़े यातायात पुलिसकर्मी द्वारा वाहनों को चलने एवं रुकने, यातायात पुलिसकर्मी द्वारा वाहनों को चलने एवं रुकने का संकेत किस भाषा का उदाहरण है? रुकने का संकेत करना किस भाषा का उदाहरण है? या सड़क चौराहे पर खड़े यातायात पुलिसकर्मी द्वारा वाहनों को चलने एवं रुकने के लिए जो संकेत किया जाता है, वो किस भाषा का उदाहरण है दोस्तों? जो संकेत कर रहा है वो वाहनों को रुकने के लिए जो संकेत कर रहा है और चलने के लिए जो संकेत कर रहा है, वो किस भाषा का उदाहरण है दोस्तों? कौन सी भाषा होगी वो? मौखिक होगी, लिखित होगी या सांकेतिक? मौखिक, लिखित, सांकेतिक या सभी या उपरोक्त सभी? कौन सी भाषा होगी दोस्तों? वो कौन सी भाषा होगी? चलने का जो संकेत, वो सांकेतिक भाषा होगी दोस्तों। यातायात पुलिसकर्मी द्वारा वाहनों को आगे या रुकने के लिए या बढ़ने के लिए जो संकेत किया जाता है, वो सांकेतिक भाषा का उदाहरण होगा दोस्तों। वो कौन सी होगा? सांकेतिक भाषा का। चिड़िया का चहचहाना कौन सी भाषा का उदाहरण है दोस्तों? चिड़िया का चहचहाना या गाड़ी का हॉर्न
या गाड़ी का हॉर्न, ये दोनों उदाहरण है वो दोस्तों किसके हैं? सांकेतिक भाषा के उदाहरण है। चिड़िया का चहचहाना और गाड़ी का जो हॉर्न है उससे कोई सार्थक ध्वनि नहीं निकल रही है दोस्तों, उनसे कोई सार्थक ध्वनि निकल करके नहीं आ रही है हमारे सामने, इसलिए ये दोनों किस भाषा के उदाहरण है? सांकेतिक भाषा के उदाहरण है दोस्तों। ये दोनों किस भाषा के उदाहरण है? सांकेतिक भाषा के उदाहरण है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम अपन ने हिंदी भाषा के विकास क्रम का अध्ययन किया, संवैधानिक दृष्टि से अध्ययन किया, भौगोलिक दृष्टि से अध्ययन किया और ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन किया। पिछली क्लास में अपन ने भाषा के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। तो उसी से संबंधित मैंने आपको क्वेश्चन पूछे हैं। अब तो दोस्तों आपको कैसा समझ में आया? ये अपनी हिंदी भाषा की जो क्लास 4थी क्लास है दोस्तों, आज हिंदी व्याकरण एवं भाषा का सामान्य परिचय की 4थी क्लास है पीसी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों मुझे पूर्ण विश्वास हो आप पर कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया मैटर है वो आपको जरूर समझ में आ रहा होगा दोस्तों। मैं रटाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं दोस्तों, रटाने की कोशिश नहीं, बिल्कुल समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझाने की दृष्टि से पढ़ा रहा हूं दोस्तों। रटी हुई चीज ज्यादा समय तक याद नहीं रहती है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में के अंदर अपने ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है और वहाँ रटी हुई चीज़ें वो अच्छी तरह से हमारे दिमाग में नहीं आती हैं दोस्तों। इसलिए समझी हुई चीज़ है वो लंबे समय तक याद रहती है हमें, इसलिए मैं समझाने की दृष्टि से बता रहा हूँ दोस्तों आपको। अगर आज आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। और आगे भी हिंदी व्याकरण की जो क्लासें हैं वो समय के ऊपर आपको उपलब्ध होती रहेंगी दोस्तों। मैं 0 लेवल से हिंदी व्याकरण पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। तमाम एग्जामों में जो काम में आती है, जो सिलेबस होता है चपरासी से लेकर RS IAS तक, उन तमाम एग्जामों में हिंदी व्याकरण का जो सिलेबस होता है उसका संपूर्ण अध्ययन करवाया जाएगा दोस्तों। आपको 0 लेवल से अध्ययन करवाया जा रहा है आपको हिंदी व्याकरण का। अभी अपन हिंदी व्याकरण के आरंभिक रूप में ही हैं। अभी अपन हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय ही पढ़ रहे हैं दोस्तों। अपन अगला जो चैप्टर होगा अपना, अगला जो चैप्टर होगा वो दोस्तों होगा वर्ण विचार का। अगला चैप्टर किसका होगा दोस्तों? वर्ण विचार का होगा दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।